किसान क्रांति से किसान भ्रांति तक, पगड़ी संभाल जट्टा। आइए सबसे पहले हम असली किसान क्रांति कब हुई ये बताने के पहले नवंबर 2020 के किसान क्रांति जो विशेष तौर पर पंजाब राज्य से निकला के बारे में कुछ कारण बताते हैं। प्रमुख रूप से पंजाब के किसान क्रांति का कारण है 17 सितंबर 2020 को लोकसभा में पास 3 कृषि कानून। आखिर क्या है यह कानून, पहले इस पर एक नजर डालते हैं। पहला कानून, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। इस कानून में कृषि व्यापार को उदार एवं सुगम बनाना है। इसका यह मतलब है कि आज के भारत में किसानों की उपज बहुत ज्यादा हो गई, इसलिए अनाज, दालें, आलू, प्याज आदि को अब सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया गया ताकि निजी क्षेत्र द्वारा इसका अच्छी तरह भंडारण हो सके। दूसरा कानून, किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020। इस कानून में किसान अपनी उपज सरकारी मंडियों के अलावा देश के किसी भी कोने में खुले बाजार में बेच सकता है। इससे किसान को मंडियों में 8% तक का जो शुल्क आढ़तियों को देना होता था उससे मुक्ति मिलेगी, लेकिन सरकारी मंडी बनी रहेगी। यानी सरकार एक देश एक बाजार की बात कर रही है। तीसरा कानून, किसान सशक्तिकरण और संरक्षक मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा समझौता अधिनियम 2020। इस कानून में किसान अपनी फसल की बुआई से पहले निजी कंपनियों या व्यक्तियों के साथ बेचने का अनुबंध या एग्रीमेंट कर सकता है, जिसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं, जिससे किसान अपनी उपज दुनिया भर के बाजारों तक पहुंचा सकता है। ये 3 कानून वर्तमान सरकार ने निसंदेह किसानों के हित में रखते हुए पारित किया, क्योंकि भारत में यह कहावत सदियों से की गई है कि उत्तम खेती, मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी, भीख निदान। इस कहावत में खेती को ही सर्वोत्तम बताया गया है और भारत में अधिसंख्य लोग खेती पर ही निर्भर रहे हैं। आखिर इन 3 कानून पर बवाल क्यों? तो इसका एक सीधी सरल बात है कि सरकार के पक्ष में लोगों को सब अच्छा नजर आ रहा है और सरकार के विरोध में जो लोग हैं उन्हें सब अंधकार नजर आ रहा है। सभी अपनी सुविधा के अनुसार इस कानून को परिभाषित कर रहे हैं। वर्तमान में चल रही कृषि कानून के विरोध का स्वर पंजाब के 31 किसान संगठन कर रहे हैं और फिर उनसे हरियाणा, पश्चिम यूपी के कुछ किसान भी जुड़ गए हैं। लेकिन पंजाब में किसान क्रांति की पहली शुरुआत ब्रिटिश राज में हो गई थी। 1907 में जब विदेशी अंग्रेज सरकार ने पंजाब में कैनाल टैक्स लगाकर किसानों का कर बढ़ा दिया था। सन 1900 में अंग्रेजी शासन में छोटे सीमांत किसान बड़े जमींदारों और भ्रष्ट अंग्रेजी सरकार के अधिकारियों की मिली भगत से अपनी जमीनें जो हथिया ली थी वे उसे वापस लेने के लिए आंदोलित हो गए और छोटे किसानों ने जमींदारों का फसल का हिस्सा न देकर किसान क्रांति का बिगुल फूंका। सन 1907 में कैनाल टैक्स के विरोध में किसान क्रांति के रूप में पंजाब के किसान एकजुट हुए, जिसका नेतृत्व शहीद भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह ने किया और 1907 के किसान क्रांति को पगड़ी संभाल जट के नाम से आंदोलित किया। इस आंदोलन में किसानों ने सरकार द्वारा पानी की बढ़ी दरें और सामंतवादी कृषि प्रणाली का विरोध किया। – 1907 के बाद सन 1930 में कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा गठित किसान सभा ने किसान क्रांति लाने की कोशिश की, जो पानी और जमीन पर अतिरिक्त टैक्स के विरोध में था और इस क्रांति का किसानों को लैंड सीलिंग एक्ट के रूप में परिणाम मिला। किसान क्रांति के आजादी यानी 1947 के पड़ाव के बाद अगली किसान क्रांति 1960 से 1970 के दशक में हरित क्रांति के दौरान शुरू हुआ, जिसकी शुरुआत भी पंजाब में हुई। इस दौर में किसानों ने शहरी व्यापारियों जैसे मिलने वाली सुविधाओं की मांग की
तब सरकार ने किसानों को एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य का तोहफा दिया, जो धान और गेहूं की फसल पर लागू हुआ। 1960-1970 के दौरान सरकार को एमएसपी लागू करना उस वक्त समय की मांग थी, क्योंकि भारत अनाज अन्य देशों से आयात करता था। अनाज भारत में ज्यादा हो ताकि भारत की भुखमरी से लड़ा जा सके। यह तभी संभव होता जब किसान विशेष तौर पर गेहूं और धान जैसे अनाज की हाई यील्ड प्रजाति की ज्यादा पैदावार करे। इस जरूरत को पूरा करने के लिए सरकार ने एमएसपी के साथ खाद, पानी, बिजली पर भी भारी छूट दी किसानों को। किसान क्रांति के कई पड़ावों के आम लोगों को यह समझना जरूरी है कि आजादी यानी 1947 के बाद भारत में अनाज की भारी किल्लत रही। तब की सरकारों ने इस किल्लत से निपटने के लिए 3 खाद्यान्न नीति का लक्ष्य रखा। पहला, अनाज का उत्पादन बढ़े। दूसरा, हर समय पर्याप्त मात्रा में अनाज भंडार भरे रहे। तीसरा, किसानों की आय बेहतर हो और लोगों को अनाज सस्ती दरों पर मिले। वर्तमान में भारत ने पहले और दूसरे लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, यानी आज भारत में अनाज का उत्पादन बढ़ा है और भारत विश्व में अनाज का निर्यात कर रहा है और भारत के अनाज भंडार भरे हैं। लेकिन तीसरा लक्ष्य, किसानों की बेहतर आय और आम जनता को सस्ता अनाज, यह अभी अधूरा है, क्योंकि इन 3 लक्ष्यों को गौर करें तो सभी एक दूसरे के विपरीत हैं। जैसे अनाज का उत्पादन बढ़ने पर अनाज का दाम कम होगा, जिससे किसानों की आय में कमी होगी। वहीं सरकारें किसान की आय दुगुना करना चाहती है। तब एक रास्ता यह निकला है कि किसानों की 100% उपज को एमएसपी के सहारे सुरक्षित रखें। यानी 2020 में जितनी उपज किसानों ने लगाई उसका मूल्य 17 लाख करोड़ है। अगर सारी उपज सरकार एमएसपी के दर खरीदे तो 17 लाख करोड़ सरकार को चाहिए, पर सरकार की सालाना कुल आय 16.5 लाख करोड़ ही है। ऊपर से एमएसपी पर सारी फसल खरीद पर आम जनता को अनाज महंगा मिलेगा। अर्थात सरकार आम जनता का अहित नहीं कर सकती और 17 लाख करोड़ खर्च कर अपने अन्य कार्यों को भी नहीं रोक सकती। इन 3 लक्ष्यों में तीसरा लक्ष्य के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, जिसके तहत सरकार देश के 80% लोग यानी लगभग 100 करोड़ लोगों को सस्ते गल्ले की दुकान के माध्यम से अनाज मुहैया कराती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के तहत बांटने वाले इस अनाज के लिए सरकार को हर साल 6 करोड़ टन अनाज चाहिए होता है। यानी सरकार एमएसपी बंद नहीं कर सकती। यह एमएसपी अब 23 फसलों को दिया जाता है। अब हम किसान क्रांति का मुख्य राज्य पंजाब के किसानों का धान गेहूं की फसल पर एमएसपी का योगदान समझते हैं। अक्टूबर 2020 तक सरकार ने 69,612 करोड़ रुपए के धान की खरीद की और एमएसपी पर कुल धान खरीदा गया 368.7 लाख टन, जो 2019 से 22.5 ज्यादा है। इस 368.7 लाख टन जिसे एमएसपी पर खरीदा गया, उसमें केवल पंजाब राज्य का 55% है। यानी पंजाब से 20,277 लाख टन एमएसपी पर खरीदा गया। आखिर भारत जैसे विशाल देश में केवल पंजाब से इतना ज्यादा एमएसपी पर खरीद क्यों? इस क्यों का उत्तर समझते हैं। 1960-70 के दशक में पंजाब गेहूं धान का अग्रणी उत्पादक रहा है और तब से पंजाब में गेहूं और धान के लिए एमएसपी पर सरकार की तरफ से 100% खरीद है। दूसरे शब्दों में कहें तो पंजाब में एमएसपी किसानों के लिए एक सुरक्षा तंत्र है, या कह सकते हैं कि एमएसपी पंजाब के किसानों के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। यही कारण है कि 2020 की किसान क्रांति पंजाब से शुरू हुई। दूसरी तरफ सरकार नए कानून के जरिए फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना चाहती है, ताकि कृषि जैव विविधता के विनाश, गेहूं धान की एक फसली खेती
मिट्टी, पानी, हवा के प्रदूषित होने और भूजल संकट से बचाया जा सके। पर सरकार के उलट पंजाब में वर्षों से धान गेहूं पर ज्यादा जोर रहा है, जिसका नतीजा पंजाब में रसायनों का ज्यादा प्रयोग से कुछ क्षेत्र कैंसर युक्त हो गए हैं। कैंसर ट्रेन पंजाब की ही देन है। वहीं एमएसपी की 100% खरीद पर पंजाब में धान गेहूं की अधिक खेती से पंजाब की कृषि उत्पादकता गिरती जा रही है और अपनी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए पंजाब का किसान सरकारी सब्सिडी यानी कम कीमत पर रासायनिक उर्वरक का अधिक उपयोग करने लगा। नतीजा पंजाब का कई कृषि भूमि कैंसर बेल्ट बनता जा रहा है। 1960-70 के हरित क्रांति के लिए एमएसपी योजना खासकर पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी के किसानों को मुफ्त बिजली, पानी, सरकारी खरीद से पंजाब में पूंजीपति किसान का एक सशक्त वर्ग तैयार होने लगा। यानी आज की बात करें तो पंजाब में अधिकतर ऐसा अमीर किसान तैयार हुआ जो अपने अपने इलाके में गांव का अंबानी और अडानी है। और पंजाब का यह धनवान किसानों का वर्ग अपने खेतों में मजदूरों और आधुनिक मशीनों का उपयोग करता है और यही वर्ग देश विदेश की राजनीति में बहुत सक्रिय है। और यही शक्तिशाली वर्ग पंजाब के खेती के अलावा साहूकारी, ग्रामीण व्यापार, सरकारी मंडियों में स्थापित है और इसी वर्ग को अपने अस्तित्व की भारी चिंता है। नए कृषि कानून से यही पूंजीपति किसान या यूं कहें कि अपना साम्राज्य बरकरार रखना चाहता है और उसका वर्चस्व तभी तक रहेगा जब तक सरकारी सब्सिडी एमएसपी रहेगी और उसको टैक्स शून्य देना होता है। पर नए कृषि कानून से इनका साम्राज्य खत्म हो सकता है और शायद भारी टैक्स भी देना पड़ सकता है और इसी पावरफुल किसानों ने छोटे सीमांत किसानों को अपना प्रभाव दिखाकर उनको किसान आंदोलन में आगे कर दिया है। अब आइए एक झलक भारत के अन्नदाता की वास्तविक हालात पर डालें। भारत के कुल किसानों में से 85% छोटे एवं सीमांत किसान हैं, यानी जिनकी भूमि 5 एकड़ से भी कम है। वहीं अगर गौर करें तो पंजाब विश्वविद्यालय के एक सर्वे के अनुसार 2.5 से 5 एकड़ से कम खेती वाले छोटे किसान यानी 85% किसान ही ऋण बैंक लोन की मार ज्यादा झेलते हैं और इनमें भी 50% से अधिक किसान साहूकारों से लोन लेते हैं जिनकी ब्याज दर ज्यादा होती है और इसी कारण लगभग 75% आत्महत्या करने वाले यही छोटे किसान होते हैं। और इन्हीं छोटे सीमांत किसानों को खेती की लागत ज्यादा आती है क्योंकि छोटे खेतों में लागत ज्यादा और उपज कम। अब हम नए कृषि कानून में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इन्हीं छोटे किसानों जिनकी 85% संख्या है के लिए लाया गया है। इसे हम सरल शब्दों में समझें। नए कृषि कानून में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए बुआई से पहले ही किसानों को अपनी फसल तय मानकों और कीमतों के अनुसार बेचने का कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध करने की सुविधा देती है। इससे इन 85% किसानों को फसल तैयार होने पर सही कीमत न मिलने का जोखिम नहीं रहेगा और इन्हें खरीदार ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा और इन 85% भारतीय छोटे किसानों को फसल उगाने से पहले ही सुनिश्चित दामों पर फसल के खरीदार मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं पंजाब हरियाणा की मंडियों की ओर, क्योंकि नए कृषि कानून में किसान अपनी उपज सरकारी मंडियों के अलावा बाहर के बाजारों में बेच सकता है, पर सरकारी मंडियों की व्यवस्था आगे भी रहेगी और किसानों को मंडी शुल्क जो 8% तक है उससे मुक्ति मिलेगी, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी। वर्ष 2016 में नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार पंजाब हरियाणा के किसान रबी की फसल पर 42% एवं खरीफ की फसल पर 25% ही मंडियों में बेचते हैं, जबकि बाकी फसल मंडी के बाहर बेचते हैं। और केवल पंजाब की 1800 से ज्यादा मंडियों में लगभग 6 से 8% तक शुल्क वसूला जाता है, जिससे लगभग 5000 करोड़ रुपए की वसूली की जाती है। और देखने लायक खेल यही है कि मंडियों की यही वसूली ही किसान क्रांति की जनक मानी जाती है, क्योंकि किसान क्रांति को आगे रख कौन अपना सीधा मतलब निकाल रहा है, यह सबको सोचना होगा।
अब एक झलक पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर डालते हैं, जिसका डर किसानों को दिखाया जा रहा है कि उनकी जमीनें अंबानी अडानी ले लेंगे। असल में पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग 2006 से ही लागू है, जिसका फायदा वहां के किसानों ने लिया है और अब तक किसानों की जमीन हथियाने का एक भी मामला नहीं आया है। वहीं नए कृषि कानून में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों की जमीन को पूरी तरह कानूनी रूप से सुरक्षित रखा गया है, यानी कोई भी किसानों की जमीन को नहीं ले सकता।